Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss chapter 2 Federalism of Democratic Politics and the topic is how federalism practiced in India. So already हम लोग लास्ट जो वीडियो है हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री है जो उसमें पावर शेयर्ड है यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में एंड फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस है वो किस तरीके से की जा रही है, कितनी सक्सेसफुल है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी बट द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म दीज आर नॉट सफिशिएंट, है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं ये ज़रूरी हैं फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए, बट लेकिन क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है ना। क्योंकि क्या है कि अगर ये जो फेडरलिज्म है इसका जो एक्सपेरिमेंट है ना, अगर ये इंडिया में सक्सेसफुल हुआ है तो इसका क्या रीज़न है। इसका ये केवल यही नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसमें क्लियरली लेट डाउन है या क्लियरली गिवन है। नो, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री। जो हमारी इंडिया में जो उसका नेचर है एक्चुअली वो जिसकी इसी नेचर की वजह से, जो डेमोक्रेसी का जो नेचर है हमारे यहाँ इंडिया में, उसकी वजह से ही ये जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल हो पाई है। दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रेस्पेक्ट एंड द डाइवर्सिटी फॉर द डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर। Yes, that is due to these ideals our federalism is successful in India. Due to these ideals, spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together, these things make federalism successful in India. So we will study the practices of federalism in India in these points: linguistic state, language policy and center state relations. Through these points we will understand that how is federalism practiced in India. So many if we are talking about the linguistic states, we will see many states boundary has been changed, है ना। अगर उस टाइम से हम देखेंगे अब तक तो बहुत सारी जो स्टेट्स की बाउंड्री क्या हो चुकी है, चेंज भी हो चुकी हैं। आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जो 1947 का जो मैप गिवन है, इसमें 1951 का जो मैप गिवन है, दोनों में आपको बाउंड्रीज में डिफरेंस दिखाई देगा। एंड जो नेक्स्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है 1951 का भी आप मैप देखिए और 2019 का आप मैप देखिए। दोनों मैप में आपको डिफरेंस साफ पता चलता है कि बहुत सारे न्यू स्टेट्स जो हैं इस बीच में क्रिएट किए जा चुके हैं। तो किस किस बेस पर क्रिएट हुए हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं 1947 में जो बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या हो चुकी हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। ओल्ड से न्यू स्टेट में बाउंड्रीज जो हैं चेंज हो चुकी है। दिस वॉज डन टू इंश्योर द दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, यानी कि ये भी श्योर किया गया था दैट टाइम कि जो लैंग्वेज सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। एंड सेम सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। नो, येस, जो सभी स्टेट्स जो थे वो केवल लैंग्वेज के बेस पर ही क्रिएट नहीं किए गए थे, बल्कि उनके कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी के ऊपर भी क्रिएट किए गए थे, है ना। ऐसे ही स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन राइट डाउन। एंड व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वाज रेज्ड, नेशनल लीडर्स वर फियर्ड। डेफिनेटली जब लैंग्वेज के ऊपर जो था वो
फॉर्मेशन के लिए, स्टेट के फॉर्मेशन के लिए डिमांड जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो लोग भी, नेशनल लीडर्स जो मेकर्स थे उनको क्या लगने लगा, डर लगने लगा। सो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने क्या किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के उन्होंने भी रेसिस्ट किया, विरोध किया। बट लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन से इंडिया और ज़्यादा यूनाइटेड हुआ है ना। स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, यानी कि फ्यूचर में जो उनको ये डर लग रहा था कि मे बी हो सकता है कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है उससे इंडिया जो है डिसइंटीग्रेटेड हो जाए, बट लेकिन उल्टा क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन से इंडिया और ज़्यादा यूनाइटेड हुआ। अब हम देखेंगे कि वो जो हम 3 स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड के बारे में बात करेंगे। तो आप इनकी लोकेशन को देख लीजिए, अपने पास इसको राइट कर लीजिए, क्योंकि मे बी समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। यू आर सीइंग इन दिस मैप, वी आर टॉकिंग अबाउट द उत्तराखंड एंड द नेक्स्ट वन इज झारखंड एंड द नेक्स्ट इज नागालैंड, है ना। तो ये जो स्टेट्स की लोकेशन है इसको आप देखिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये कौन से स्टेट है। यहाँ हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं एंड दिस वन इज झारखंड एंड दैट इज नागालैंड। So after this we will study about the language policy. Here we are talking about the contribution of Hindi and the status of Hindi, and here we will see कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अभी तक किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है। हिंदी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ही जानी जाती है, एंड इसके हिंदी के अलावा जो 21 अदर लैंग्वेजेस हैं, है ना, उनको एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जाना जाता है, एंड स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखेंगे, आप कोई भी जैसे एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह कोई भी अगर आप देते हैं, जैसे सपोज एक कैंडिडेट कोई भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराती है, तो उस पोजीशन में आप क्या देखेंगे कि वो कोई भी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे कि स्टेट्स की भी अपनी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जानी जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती है ना, एंड जैसे कि यूपी में आप देखेंगे कि उर्दू में भी आपका जो पेपर होता है, और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स जो वर्क किया जाता है गवर्नमेंट का, वो उस स्टेट जो कंसर्न स्टेट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में भी किया जाता है। जैसे कि श्रीलंका का जो एग्जाम्पल था, है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, वो जो लैंग्वेज को लेकर वहाँ पर आपने देखा कि सिविल वॉर भी हो गया। लैंग्वेज को लेकर उन्होंने चेंजेस नहीं स्वीकार किए थे, लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, है ना। तो इसी तरीके से तो जो हमारे लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि भाई ऐसा ना हो कि जो अगर हिंदी का जो यूज़ है उसको स्प्रेड आउट किया जाए तो इस तरीके की कोई सिचुएशन इंडिया में हो। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वॉज टू स्टॉप इन 1965। तो हमारे यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक लगा दी थी 1965 में इसकी इंग्लिश के यूज़ पर, बट लेकिन जब डिमांड की बहुत सारे स्टेट्स ने कि इंग्लिश का यूज़ को कंटिन्यू करने के लिए, जस्ट वी कैन सी इन द साउथ एंड मोस्ट ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ज़्यादा तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हुआ था इस सब को लेके। तो गवर्नमेंट को जो था फिर वो इंग्लिश के यूज़ के, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पजेज से यूज़ करने के लिए कंटिन्यू करना पड़ा। और मैनी क्रिटिक थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे सिटीज़ में जो थे एलाइट लोग जो थे वो किसको फेवर करते थे, वो इंग्लिश को ही फेवर करते थे। एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसीज़
ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोशन डज नॉट मीन, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर द पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए अगर मेजोरिटी पीपल के द्वारा अगर हिंदी बोली भी जा रही है और स्टेट प्रमोशन का मतलब यहाँ पे अगर प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट एम्फेसाइज करती है, तो यहाँ पर वो ज़बरदस्ती किसी एक ऐसे स्टेट पर हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकती है जहाँ पर कि कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर helped our country avoid two kind of situation. Just we can see, we have seen in Sri Lanka. यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स ने दिखाई है, वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन से क्या हुआ कि जो श्रीलंका में ऑलरेडी कंडीशन हुई है, उस कंडीशन वैसी कंडीशन इंडिया में नहीं हुई है. सो दैट वाज द that is language policy. So already we have seen हिंदी के साथ साथ जो है 21 या टोटल 22 लैंग्वेजेस को जो है शेड्यूल लैंग्वेज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जाना जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस is one more way in which federalism has been strengthened in practice. ये भी एक ऐसा वे है जिसकी सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है, ये भी एक वे है जिसमें कि इसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई, मजबूत किया गया. आप देखेंगे कि बहुत लंबे टाइम से, है ना, बहुत लंबी समय तक सेंटर में और स्टेट में दोनों में सेम जो थी गवर्नमेंट थी. जैसे हम जानते हैं कि कांग्रेस ही थी, है ना, जो बहुत एक लार्ज पार्टी थी, एक बड़ी पार्टी थी, और ये एक जो फ्रीडम की लिए भी इसने बहुत ज़्यादा फाइट की थी. तो वेल नोन पार्टी थी, ये ही उस टाइम पे थी. एंड दिस मीन्ड द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स. अब देखिए, वो अपने ऑटोनोमस फेडरल यूनिट जो के तरह पे वो काम नहीं कर पाएगी स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो यहाँ पर उनका वो अपोज भी नहीं कर सकती थी. और आप देखेंगे कि जो फिर बाद में क्या सिचुएशन हुई कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में यदि कोई दूसरी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर वो राइवल पार्टी की तरह गवर्नमेंट है. जैसे कि आपको जस्ट आई डोंट वांट टू से बट दिल्ली का और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टीज़ जो हैं उसको फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको अंडरमाइन करते हैं और एक दूसरे पर जो है उन लोगों का किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं. एंड आफ्टर 1990 अब यहाँ पर एक न्यू एरा ने जन्म लिया, यहाँ पर एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई है कि 1990 के बाद जो बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ थी, है ना, उन्होंने ग्रो अप किया. और यहाँ पर जब किसी एक गवर्नमेंट को प्रॉपर जो मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, एक पार्टी को जब प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो कुछ पार्टीज़ मिलकर वहाँ पर क्या बनाती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं. ठीक है, तो ये एक नई तरीके का कल्चर पावर शेयरिंग के ने जन्म लिया था 1990 के बाद. ठीक है, तो इसमें कोलिशन गवर्नमेंट में क्या करते हैं, जस्ट आई हैव टोल्ड कि जब कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस सिचुएशन में सारी कुछ पार्टीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं. अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द coming together of at least two political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program. Okay, तो अब इस सिचुएशन के बाद ये देखने के बाद हम कि किस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस की जाती है. इन दीज 3 ways वी हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी. And now we will discuss on this decentralization in India in the next video. So thanks for watching and watch in next video.